घातांक और करनी चैप्टर में अभी तक हमने घातांकों के नियमों को सीखा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करना सीखा। इस वीडियो में अब हम सर्ट्स के बारे में बात करेंगे और उससे रिलेटेड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हें हम विद इन सेकेंड कैसे सॉल्व करें यह भी सीखेंगे। पिछले वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उनके लिंक दिए हुए हैं, जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम करनी की बात करें तो उसे कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। यदि x एक धन परिमेय संख्या है जिसे किसी परिमेय संख्या के nवें घात के रूप में प्रकट नहीं कर सकते, तब अपरिमेय संख्या nth रूट ऑफ x में x के धनात्मक nवें मूल को करनी कहा जाता है। इसे कुछ इस तरह से आप समझ सकते हो, जैसे सपोज √2 हमें दिया हुआ है तो √2 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/2। तो ये जो 1/2 दिया हुआ है ना, यही हमारे लिए क्या है, करनी है या सर्ड है, या इसको हम पावर ऑफ रेडिकल भी कहते हैं। एक और एग्जांपल से समझिए, जैसे सपोज मुझे x दिया जाए और उसके ऊपर क्यूब रूट है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर 1/3। यहाँ पर मेरे लिए 1/3 सर्ड हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो मुझे 5th रूट ऑफ x दिया जाए तो 5th रूट ऑफ x में मैं इसको बोल सकता हूँ x की पावर 1/5। तो ये जो 1/5 है ये मेरे लिए करनी है। अब करणियों को अच्छे तरह से समझने के लिए सबसे पहले आपको इनके रूल्स आने चाहिए, क्योंकि रूल्स अगर आएंगे तभी आप क्वेश्चंस को आसानी से बना पाएंगे। तो अब देखो रूल नंबर 1 क्या कहता है। रूल नंबर 1 कहता है जैसे सपोज मेरे पास 2 है और उसका मैं स्क्वायर कर दूं तो वापस से मुझे 2 मिल जाएगा। ये दरअसल क्या हुआ, जब हम √2 लिखते हैं तो रूट हटाने के बाद में उसकी पावर 1/2 कर लेते हैं, और अगर हम इसको स्क्वायर कर दें तो देखो हमारे लिए घातांक का रूल लग गया। 2 की पावर 1/2 की इंटू 2 से कर लेंगे, ये 2 से 2 कट जाएगा और क्या बचेगा 2 की पावर 1, जो कि 2 ही होता है। इसलिए हम इसको इतना कुछ ना करके डायरेक्ट बोल देंगे कि अगर हमारे पास √2 है उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। अगर हमारे पास 2 का क्यूब रूट है और उसका हम क्यूब कर दें तो हमें वापस से 2 मिल जाएगा। अगर हमारे पास 2 है और उसका 5th रूट है, ठीक है, और इसकी पावर 5 ही कर दें तो वापस से हमें 2 मिल जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि जितनी भी पावर का आपके लिए यहाँ पर करनी दिया हुआ है उसकी उतनी ही पावर अगर हम लगा देते हैं तो हमें वही टर्म मिल जाएगा जिसकी कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। रूल नंबर 2 को देखिए। रूल नंबर 2 में क्या कहा गया है, अगर हमारे पास nth रूट के 2 टर्म दिए हुए हैं तो उन दोनों का इंटू कर लेंगे और उसके ऊपर nth रूट लगा देंगे। कहने का अर्थ क्या है, जैसे सपोज मुझे दिया जाए √2 और उसकी इंटू हम कर रहे हूँ सपोज √3 से, तो इसकी जो वैल्यू बनेगी वो 2 × 3 बन जाएगी, जो कि रूट में रहेगा तो उसको मैं √6 लिख सकता हूँ। ऐसे ही देखो सपोज √5 दिया जाए और इंटू किया जाए √3 से, तो इसका मतलब ये है कि रूट लगा देंगे और 5 × 3 अंदर लिख देंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये √15 हो जाएगा। यहीं से बनता है वो टर्म जब आप कहते हैं कि सेम टर्म्स अगर रूट में दिए हुए हैं और उनका इंटू होता है तो रूट हट जाता है। तो रूट कैसे हटता है, दरअसल ये हुआ क्या, यहाँ पर 2 × 2 किया मैंने रूट के साथ और फिर ये आएगा √4 और √4 कितना होता है 2, इसलिए यहाँ पर रूट से रूट की मल्टीप्लाई होकर वो हट जाता है। ये सिर्फ रूट में ही नहीं, ये क्यूब में भी अप्लाई होंगे। जैसे सपोज मुझे कहा जाए कि 3 का क्यूब रूट है और इंटू 5 का क्यूब रूट है, इन दोनों के लिए इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्यूब रूट ऑफ 3 × 5 हो जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि ये क्यूब रूट ऑफ 15 हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर होगा। ये किसी और रूट में भी वर्क करेंगे, जैसे सपोज दैट 4 का रूट मैंने 5th रूट दे दिया और इंटू 5th रूट के साथ ही सपोज 3 का इंटू हो रहा है, तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर 5th रूट ही रहेगा और जो उनके बेस हैं उनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसलिए ये हो जाएगा 4 × 3 = 12 और 12 का 5th रूट हो जाएगा। ये यहाँ से हमारा आंसर होगा। इसके बाद देखिए रूल नंबर 3 में क्या है। रूल नंबर 3 में है कि अगर हमारे पास 2 टर्म दिए हैं, सपोज √2 दिया है और हम उसको √3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका अर्थ ये है कि ये 2/3 हो जाएगा और उसके ऊपर एक सिंगल रूट लग जाएगा। एक और एग्जांपल से समझिए, जैसे सपोज क्यूब रूट ऑफ 3 दिया है और ऐसे ही हमें क्यूब रूट ऑफ 5 दिया है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक बड़ा क्यूब रूट लगाया जा सकता है और इसको हम 3/5 लिख लेंगे। इसकी ज़रूरत हमें कहाँ पड़ती है, इसकी ज़रूरत हमें कुछ इस तरीके के टर्म्स को सॉल्व करने में पड़ती है, जैसे √12 दिया है और √3 दिया है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 12/3 और 3 से इसको कट कर लेंगे 4 टाइम्स, तो ये वैल्यू हो जाएगी √4 और √4 कितना होता है 2। अगर ऐसी जगह पर हमें सॉल्व करना पड़े तो हम दोनों को क्या करेंगे, एक सिंगल रूट में रख लेंगे।
रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग क्या होता है, देखो जैसे सपोज मुझे कहा जाए कि x की पावर 5 है और उसका क्यूब रूट दिया हुआ है आपको, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। x की पावर 5 तो ऐसे ही रहेगी और जो क्यूब रूट था ना वो इसके अपॉन में आ जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल से समझो, सपोज मुझे y की पावर 3 दिया जाए और इसका फिफ्थ रूट दिया जाए, तो ये y की पावर 3 तो ऐसे रहेगा, जो फिफ्थ रूट था ना वो इसके अपॉन में आ जाएगा। ऐसे ही देखो एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे z की पावर 4 है और उसका स्क्वायर रूट दिया हुआ है, तो इस स्क्वायर रूट का मतलब ये है z की पावर 4 तो ऐसे ही रहेगा और इसका स्क्वायर रूट हटने के बाद में अपॉन 2 आ जाएगा। तो इस 2 से इसको 2 टर्म्स कट करके मैं z की पावर 2 लिख सकता हूँ। रूल नंबर 5 जो है ये कुछ रूल नंबर 4 की तरह ही है। देखो यहाँ पर अगर आपको कुछ इस तरीके का फॉर्मेट दिखे और यहाँ पर x दिया हुआ है, उसका एक पावर दिया है, फिर दूसरा पावर, फिर तीसरा पावर, फिर चौथा पावर, और ऐसे ही इधर साइड में nth रूट दिया है, सपोज यहाँ स्क्वायर रूट दिया हो, यहाँ क्यूब रूट दिया हो, यहाँ फोर्थ रूट दिया हो, यहाँ पर फिफ्थ रूट दिया हो। इस तरह से अगर आपको कोई टर्म बना हुआ दिखता है तो आपको कुछ नहीं करना है, जो इधर वाले टर्म्स लिखे हैं ना इनकी ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और जो रूट में आ रहे हैं वैल्यूज़ जैसे स्क्वायर रूट है या क्यूब रूट है वो सारे के सारे नीचे इंटू कर दो, तो वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके का कोई क्वेश्चन आगे आएगा तो अब आपको ये सिंपली समझ में आ जाएगा। यहाँ से देखिए सर्ट्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे भी जा रखे हैं और इस तरीके के क्वेश्चंस आगे भी आने की संभावना है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए, इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो 2 दिया हुआ है और 2 के ऊपर एक रूट है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 2 है, ऐसा 4 बार लिखा हुआ है और 4 ही रूट हमारे लिए यहाँ पर लगे हुए हैं। तो इस कंडीशन में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, देखो ये स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है और ये भी स्क्वायर रूट है। तो सबसे पहले इस वाले 2 को इधर लिख लो और इन सब की इंटू कर लो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16। जैसे ही 16 आ जाए तो 2 की पावर में अपॉन में लिख दो 16 और 16 से एक माइनस करके ऊपर लिख दो। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 15 अपॉन 16 2 की पावर में, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करने का सबसे सिंपल तरीका यही है और ऐसा तब करना है जब हमें ये टर्म्स फिक्स दे रखे हों, ठीक है। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, तो 2 में क्या है 3 है ना, तो सबसे पहले आप 3 को लिख लो और 3 में देखो कितने स्क्वायर रूट लगे हैं, तो एक ये लगा है इसके लिए 2, दूसरा वाला इसके लिए 2, तीसरा इसके लिए 2, चौथा इसके लिए 2 और पांचवा इसके लिए 2। इन सब की आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32। अगर ये 32 आ रहा है तो 3 की पावर में अपॉन में 32 लिख दो और ऊपर 32 में से एक माइनस करके लिख दो। तो यहाँ से क्या वैल्यू बन जाएगी, 3 की पावर 31 अपॉन 32, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 दिया है ये भी बिल्कुल उसी की तरह है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 5 लिख लो और यहाँ पर कितने रूट हैं, पहला रूट उसके लिए 2, दूसरा रूट उसके लिए 2, तीसरा रूट उसके लिए 2 और चौथा रूट उसके लिए भी 2। इन सब की इंटू कर लो, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16। तो 5 की पावर में आप 16 लिख दो अपॉन में और ऊपर 16 में से एक माइनस कर दो। तो ये क्या बन जाएगा, 5 की पावर 15 अपॉन 16। यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, 4 में हमें क्या टर्म दिया है 6। तो 6 में देखो कितने रूट हैं, 1 2 3 4 5 रूट हैं। तो 2 की पावर 5 क्या होता है हमारा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32। तो यहाँ से हम 32 तो नीचे लिख देंगे और ऊपर 32 में से एक माइनस कर देंगे। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 31 अपॉन 32, जो कि 6 की पावर में होगा। यही इसका सही आंसर है। यहाँ से देखो क्वेश्चन नंबर 5 को, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना ये लास्ट वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे टर्म्स होते थे ना वो फिक्स हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, देखो एक 6 के ऊपर रूट लगा है, दूसरा 6, फिर तीसरा 6, लेकिन ये यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, डॉट 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 करके ये पूरा इन्फिनिटी तक जा रहा है। और अगर ये इन्फिनिटी तक जा रहा है तो ये लास्ट वाले क्वेश्चन से डिफरेंट है, इसलिए इसको करने का तरीका भी अलग होगा। पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसे बेसिक से कैसे किया जाएगा और फिर मैं बताऊंगा कि एग्जाम में इसको विद इन सेकेंड कैसे बनाते हैं। तो देखो सबसे पहले इसे बेसिक से करने के लिए आप इस वाले टर्म को लेट कर लो कि ये x है सपोज, तो x बराबर ये हो जाएगा √6, फिर दूसरा √6, फिर तीसरा √6 और ऐसे ही ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। अब यहाँ से देखो अगर सपोज मैं इसको ऐसे लिख लूँ कि एक टर्म को छुपा लो,
तो बाकी का जो टर्म है वो भी तो x के जैसा ही दिख रहा है। मतलब ये ऐसे हो गया कि एक समुद्र में से मैंने 1 गिलास पानी निकाल लिया तो समुद्र पर कोई इफेक्ट थोड़ी ना पड़ेगा। तो ये तो इन्फिनिटी सीरीज है। तो यहाँ से अगर एक टर्म को मैं बचा लूँ तो वापस से मुझे x के जैसा दिखने वाला टर्म ही तो दिखेगा, तो बाकी की जगह मैं x लिख लूँगा। अब इस वाले टर्म का स्क्वायर कर दो। जैसे ही आप दोनों साइड स्क्वायरिंग करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो जैसे ही आप इसका स्क्वायर करोगे तो इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर और इधर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये सिर्फ 6x और इस वाले x से एक x कट हो जाएगा, तो फाइनली x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6। और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये जो सीरीज़ आपको दे रखी है ना, इसका आंसर आपको सिर्फ क्या लिखना है 6। अब पेपर में आप कैसे करेंगे, देखो जैसे आपको यहाँ पर ये टर्म्स दिख रहे हैं और ये सारे के सारे टर्म्स इनटू में हैं और इनके ऊपर स्क्वायर रूट लगा है और ये सीरीज़ इन्फिनिटी तक जा रही है, तो बस इसी से आप इसको पहचान जाओ कि जिस टर्म के ऊपर स्क्वायर रूट लगे हैं वही हमारा आंसर होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, यहाँ पर हमें 9 दिया हुआ है और ये सीरीज़ इन्फिनिटी तक जा रही है, तो आप इसका आंसर कैसे दोगे, इसका आंसर हो जाएगा 9, क्योंकि 9 के ऊपर ही है रूट लगे हुए और वो सारे के सारे 9 इनटू में दिए हुए हैं, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो 9 ही हो जाएगा। अब देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, तो 7 जो है लास्ट वाले क्वेश्चन से डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, वहाँ पर इनटू में सारे टर्म्स हुआ करते थे, यहाँ पर प्लस का साइन और आने लग गया। तो अगर ये प्लस का साइन दिया हुआ है तो इस क्वेश्चन को भी हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो इसका बेसिक मेथड होगा जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, और एक होगा जो ट्रिक से हम इसको करेंगे एग्जाम में विद इन सेकेंड, वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो पहले देखो आप इसे बेसिक से कैसे करेंगे। सबसे पहले आप क्या काम करो, इसको एक्स लेट कर लो। अगर मैं इसको लेट कर लेता हूँ x, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, √12 प्लस फिर से √12 और प्लस फिर से √12 और ऐसे ही ये चलती चली जाएगी कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। और ये सारे टर्म्स रूट के अंदर हैं। तो आप एक काम करो, इसको x रहने दो और यहाँ पर जो ये √12 दिया है, बाकी का जो बचा है ना उसकी जगह पर x लिख लो। आप ये जानते हो वही चीज़ कि अगर एक समुद्र से हम 1 गिलास पानी निकाल लें तो उस पर कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ से एक टर्म 12 का निकाल लेता हूँ तो वापस से भी तो मुझे x ही दिख रहा है। अगर x दिख रहा है तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग। दोनों साइड आप वर्ग करोगे तो वर्ग करने के बाद आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ से मिल जाएगा 12 प्लस एक्स, और इन सारे टर्म्स को एक साइड ले आओ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर से ये x इधर आएगा तो माइनस का x हो जाएगा, ऐसे ही 12 हो जाएगा और इक्वल्स टू 0। अब आपका क्या काम होगा, ये जो 12 है ना, ये तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना। तो द्विघात समीकरण को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आप कैसे सॉल्व करते हैं, ये जो 12 दिया हुआ है, 12 के ऐसे टुकड़े जो माइनस करके 1 मिल जाए, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3x और माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से पहले टर्म में से x कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस 4 और दूसरे टर्म से 3 कॉमन आ जाएगा तो ये हो गया x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से दो फैक्टर आ गए, एक आ गया x प्लस 3 और दूसरा आ गया x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब इस टर्म को आप जब सॉल्व करोगे तो एक बार करोगे x प्लस 3 को 0 तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस की 3, और एक बार करोगे x माइनस 4 को 0 तो यहाँ से x की वैल्यू प्लस के 4 आ जाएगी। ये जो दो वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं यही तो हैं दोनों आंसर, लेकिन आंसर होगा कौन सा सही, यहाँ पर आ जाओ। यहाँ जो दिए हुए हैं ना टर्म वो प्लस में दिए हुए हैं, तो अगर रूट में कोई भी वैल्यू नेगेटिव होती है तो उसका मतलब क्या होता है, वो एक इमेजिनरी नंबर है, इसलिए हमें फिक्स वाला नंबर चाहिए। तो नेगेटिव वाले को हम नेगलेक्ट कर देंगे और पॉजिटिव वाले को अपना आंसर मान लेंगे। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि 4 है। अब यहाँ से आप देखिए कि इस क्वेश्चन को आप एग्जाम में कैसे करेंगे। अगर आपने यहाँ नोटिस किया हो तो मैंने जो फैक्टर किए हैं वो इस 12 के ही तो किए हैं। 12 के दो फैक्टर्स आए थे, एक 4 आया था और एक 3 आया था। तो ये जो फैक्टर्स हम इतनी मेहनत के बाद में कर रहे हैं इसको हम यहाँ भी तो कर सकते हैं। तो ये जो 12 दिया है ना, इस 12 के दो फैक्टर्स करो ऐसे जिनका अंतर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। 12 के ऐसे फैक्टर्स जिनका डिफरेंस मुझे 1 चाहिए, वो कैसे आएंगे, 3 इंटू 4 अगर मैं करता हूँ तो दोनों का मल्टीप्लाई 12 आ रहा है और दोनों का अंतर कितना आ रहा है 1, तो यही दोनों फैक्टर्स ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक फैक्टर आएगा 4 और दूसरा आएगा 3। अब इन दोनों फैक्टर्स में से आंसर कौन सा है, तो देखो अगर बीच में प्लस के साइन दिए हुए हैं तो प्लस के साइन में बड़ा वाला जो वैल्यू है वो आंसर होगा,
और अगर यही क्वेश्चन मुझे माइनस में दिया होता, जैसे सपोज 12 दिया होता, माइनस फिर से 12 दिया होता, फिर माइनस फिर से 12 दिया होता, इस तरीके से, तब भी तो इसके फैक्टर्स यही दोनों होते 4 और 3, तब माइनस के केस में छोटी वाली वैल्यू मेरा आंसर हो जाती। इसको मैं आगे फिर से सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन नंबर 9 में। फिलहाल आपको यहाँ पर क्या याद रखना है कि अगर मुझे पॉजिटिव वैल्यू दे रखी है तो पॉजिटिव वैल्यू के केस में जो बड़ी वाली वैल्यू है वो मेरा आंसर होगी, यानी कि 4। अब इसकी हेल्प से ना क्वेश्चन नंबर 8 को करो। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कौन सा टर्म दिया हुआ है, 6। तो 6 के आपको दो फैक्टर्स ऐसे करने हैं जिनका डिफरेंस क्या आना चाहिए, 1। तो आप कहोगे 3 और 2 है, 3 × 2 6 होता है और दोनों का अंतर भी 1 आएगा। अब इन दोनों में क्योंकि यहाँ पर प्लस सीरीज दे रखी है तो प्लस में दोनों में बड़ा कौन सा नंबर है, 3, इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो 3 हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में जो टर्म्स दिए हैं ना वो माइनस की सीरीज दी है, यहाँ पर कौन सा साइन लगा है, माइनस का। तो देखो इस क्वेश्चन को अगर मैं मैन्युअली सॉल्व करना चाहूँ तो कैसे सॉल्व करूँगा। सपोज सबसे पहले आप इसको x मान लो, तो x के लिए मैंने लिख दिया √30, माइनस फिर से √30, माइनस फिर से √30, इस तरीके से इन्फिनिटी तक की सीरीज हमें दी हुई है। तो अगला टर्म हमारा क्या होगा, x = एक √30, तो मैं ऐसे ही रहने दूँ और बाकी का जो बचा हुआ है ना उसको मैंने x ही तो माना था पहले, तो यहाँ पर x रख लो। अब दोनों साइड आप स्क्वायरिंग कर दो। जैसे ही आप दोनों साइड वर्ग करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x² यहाँ से हो जाएगा 30 - x, क्योंकि रूट हट जाएगा। अब ये सारे टर्म्स एक साइड ले आओ, तो x² + x - 30 = 0। ये बन गई हमारी फिर से द्विघात समीकरण। अब इसको आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फिर से ब्रेक कर लो, तो 30 के ऐसे फैक्टर्स जो प्लस करके 1 आ जाए, कैसे करोगे आप, x² + 6x - 5x - 30 = 0। दोनों टर्म में से पहले x कॉमन आ जाएगा, तो x को कॉमन ले लिया, x + 6 बच गया। यहाँ से -5 कॉमन ले लो, तो यहाँ से भी x + 6 बच गया = 0। अब देखो यहाँ से दो फैक्टर्स मेरे कौन से आ गए, एक तो आ गया x - 5 और एक आ गया x + 6 = 0। अगर मैं पहली बार में x - 5 को 0 करूँ तो यहाँ से x की वैल्यू प्लस का 5 आएगी, ठीक। और अगर मैं x + 6 को 0 करूँ तो यहाँ से x की वैल्यू -6 आएगी। और मैंने बताया था जो नेगेटिव वैल्यू होती है उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं और जो पॉजिटिव वैल्यू होती है वही हमारा आंसर होती है। यानी कि इसमें कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। यहाँ से आपने क्या नोटिस किया, देखो ये जो 30 था ना जिसके मैंने फैक्टर किए थे, अगर फैक्टर्स करने के बाद में वही डिफरेंस मुझे कितना चाहिए, 1 का, तो 5 और 6, ये दो ही तो फैक्टर आ रहे थे 30 के। अगर ये दो फैक्टर्स आ रहे हैं तो इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा मेरा, ये डिसाइड करेगा इनके बीच में लगा हुआ साइन। तो क्योंकि नेगेटिव साइन लग रहा था इसलिए जो 30 के दो फैक्टर्स आए 5 और 6, उन दोनों में से जो छोटा वाला है वो मेरा आंसर होगा। अगर पॉजिटिव साइन होता तो पॉजिटिव वाला आंसर हो जाता। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, इसमें दिया हुआ है हमें 72 और बीच में कौन सा साइन है, पॉजिटिव का। तो पहले आप 72 के फैक्टर्स कर लो, तो आप कहोगे एक 9 हो जाएगा और एक 8 हो जाएगा। दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद 72 आ रहा है और दोनों का डिफरेंस करने के बाद 1 आ रहा है, ठीक है, यही हमें चाहिए। तो इसमें हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, 9। क्यों, क्योंकि इनके बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया हुआ है 56। तो 56 के आपको दो फैक्टर्स करने होंगे जो हमें कितना डिफरेंस दे जाएं, 1। तो 56 के क्या हो जाएंगे, 7 × 8 = 56, ठीक है। और बीच में माइनस का साइन है इसलिए जो छोटी वैल्यू है वही हमारा आंसर है। इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 12 को देखो, इसमें 12 के फैक्टर्स करने हैं तो आप कहेंगे एक 3 हो जाएगा, एक 4 हो जाएगा, और क्योंकि बीच में माइनस का साइन है इसलिए 3 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ये सारे सवाल जो भी थे बहुत ही अच्छे सवाल थे और एग्जाम्स में कभी ना कभी पूछे गए हैं। इससे आगे और भी अच्छे सवाल हम करने वाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट भी हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, लेकिन इन क्वेश्चंस को हम करेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप बने रहिए डायनामिक लर्निंग पॉइंट के साथ।